आपके विषय ज्ञान को पुष्ट करने के लिए आज मैं आपके समक्ष नए वीडियो के साथ जो आपके इतिहास से संबंधित है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से प्रस्तुत हूँ। अब तक आपने यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास को गति प्रदान करने वाली घटनाओं के बारे में सुना, जाना कि कैसे इन घटनाओं ने यूरोप के लोगों के अंदर नेशन स्टेट की भावना को बल प्रदान किया और उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने लिए नेशन के निर्माण की ओर प्रयासरत होना शुरू कर दिया। आज के इस वीडियो में आपको कई बिंदुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें पहला है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। इसके लिए पहले हमें जानना है कि कंजर्वेटिज्म क्या है। ए मेथड और एक्शन बाय विच ones try to preserve the old traditions as well as the institutions is known as conservatism। अर्थात जब कोई अपने विचारधारा के माध्यम से पुरातन पद्धतियों, रीति रिवाजों और संस्थाओं को बरकरार रखना चाहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहता है, तब वह न्यू कंजर्वेटिज्म अर्थात कंजर्वेटिज्म के नाम से जानी जाती है, जिसको पुरातनवाद कहते हैं और इसको मानने वाले पुरातन पंथी कहलाते हैं। 1815 के पश्चात पुनः फ्रांस में एक बार इसी तरह की पद्धति की शुरुआत हुई। कैसे हुई, इसके लिए हमें वियना ट्रीटी के बारे में जानना आवश्यक है। नेपोलियन बोनापार्ट की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर ब्रिटेन, प्रशा, ऑस्ट्रिया, रसिया शक्ति में आ गया और इन सबों ने नेपोलियन बोनापार्ट को रोकने के लिए सम्मिलित प्रयास किए, जिसके कारण नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में वाटरलू के मैदान में पराजित हुआ और उसके साथ इन राष्ट्रों ने मेटरनिख की अध्यक्षता में वियना की संधि 1815 में की। इसके पश्चात जो बातें उभर कर सामने आई या जो बातें इस संधि में वर्णित की गई, उसे प्रोविजंस इन ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जाना गया। इसके अंतर्गत जो पहली बात थी कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जितने भी नए प्रदेशों को जीता गया था, उस पर फ्रांस के अधिकार को न माना गया। रूस से संबंधित जो अधिकार या जो क्षेत्र नेपोलियन बोनापार्ट ने विजित किए थे, वह रूस के अधीन चला गया। ऐसे ही ऑस्ट्रिया से सटा हुआ भाग ऑस्ट्रिया के अधीन गया, ब्रिटेन से सटा हुआ भाग ब्रिटेन के अधीन गया, प्रशा से सटा हुआ भाग प्रशा के अधीन गया। साथ ही साथ भविष्य में यह निर्णय भी लिया गया कि फ्रांस अब कोई साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां नहीं अपनाएगा। अगर वह अपनाएगा तो फिर उसके साथ वही होगा जो नेपोलियन के साथ हुआ। इसके साथ साथ नेपोलियन बोनापार्ट ने जितने भी सुधार के कदम फ्रांस या अपने जीते हुए प्रदेशों में अपनाए थे, उन्हें खत्म कर दिया गया। जर्मनी के 39 फेडरेशंस में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो ये सारी बातें
प्रोविजंस इन ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जानी जाती है। प्रश्न उठता अब यह है कि कंजर्वेटिज्म जो स्थापित हुआ 1815 के पश्चात फ्रांस में, उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो फिर से एक बार फ्रांस में ऑटोक्रेटिक शासन स्थापित हो गया। दूसरा, फिर से राजा के अधिकार जो प्रिविलेज उनको मिले हुए थे एक बार पुनः स्थापित हो गया। साथ ही साथ जनता के ऊपर तरह तरह के सेंसरशिप लगा दिए गए। कोई भी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता था और न ही लेखों के माध्यम से उसे व्यक्त कर सकता था। यह स्थिति आने के पश्चात फिर से फ्रांस के अंदर खलबली मचने लगी। साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी इस भावना को दमनात्मक कार्रवाई के रूप में देखा गया और जनता फिर से एक बार इस अरिस्टोक्रेसी के खिलाफ उभरकर सामने आने लगी। इसी क्रम में मेजनी का अभ्युदय हुआ। कई गुप्त संस्थाएं बनी। इन गुप्त संस्थाओं के सदस्यों को रिवोल्यूशनरीज कहा गया। इसी में मेजनी था, गैरिबाल्डी था। मेजनी के द्वारा स्थापित यंग इटली और यंग यूरोप जैसी संस्थाएं थी, जिनके द्वारा इस न्यू कंजर्वेटिज्म के खिलाफ फिर से आवाज़ बुलंद की जाने लगी। इस तरह से 1830 से लेकर 1848 का काल जो आया वह एज ऑफ रिवॉल्यूशंस के नाम से जाना गया। 1830 से 1848 के काल को एज ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस दौरान क्रांतियां ही क्रांतियां हुई। इस दौरान रचनाकारों के द्वारा इनके माध्यम से रोमांटिसिज्म का विकास किया गया और इस रोमांटिसिज्म के द्वारा एक नई रूहानीवाद की भावना बलवती हुई, जिसने लोगों के सेंटिमेंट्स को उभारा और उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को और ज़्यादा बल प्रदान किया। इस दौरान यूरोप में भूखमरी परिस्थितियां सामान्य से बदतर होती चली गई, जिस कारण हंगर और हार्डशिप ने आम जनता को क्रांति के लिए आंदोलित किया। इसी तरह 1848 आने के बाद फिर से एक बार लिबरल्स ने कंजर्वेटिज्म के खिलाफ आवाज बुलंद की और फ्रांस में राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन आया। रोमांटिक इमेजिनेशन के तहत रचनाकारों के द्वारा संगीत पर बल दिया गया, लोकल गीत पर बल दिया गया, लोकल कहानियों पर बल दिया गया, लोकल गाथाओं पर बल दिया गया और इन शबों को चित्र में भी उकेरने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में यूनान से संबंधित एक चित्र भी प्रस्तुत किया गया डेला कोना के द्वारा, जिसके माध्यम से कैसे ऑटोमन तुर्कों ने यूनानियों के ऊपर अत्याचार किए इसको दर्शाया गया और इस तरह यूनान के प्रति यूरोप के देशों के अंदर सहानुभूति जगी और इस सहानुभूति के माध्यम से यूरोप के देशों ने अपने तरीके से यूनान को साथ देना शुरू किया और इस तरह 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि के साथ यूनान आज़ाद हुआ। तो इस तरह आज आपने न्यू कंजर्वेटिज्म के बारे में, वियना ट्रीटी के बारे में, वियना ट्रीटी के अंतर्गत कौन कौन सी बातें थी इसके बारे में, कंजर्वेटिज्म की क्या क्या विशेषताएं थी, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में, एज ऑफ रिवोल्यूशंस के बारे में और रोमांटिसिज्म के बारे में आपने जाना। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी सुदृढ़ होगी। फिर अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।